तो पिछली बार हमने देखा कि रसल एक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो बचने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्स्टर का एक और वार उसे जमीन के अंदर मौजूद एक पत्थर की दरार में गिरा देता है। अब आगे की कहानी। अचानक रसल को होश आता है। जैसे ही वो थोड़ा संभलता है, रसल सोच में पड़ जाता है। क्या ऊपर वाले ने मेरी हालत देखकर रहम किया या ये बस किस्मत थी? जो भी था, उस गिरावट ने उसे सीधा एक अंडरग्राउंड जगह में पहुंचा दिया था। जब वो उठता है तो दर्द से कराहता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। इस अजीब सी जगह में उसे दो किताबें मिलती हैं जो किसी पुराने जादू से जुड़ी होती हैं। अब अपना बंदा रसेल सीधा उन दोनों किताबों की तरफ चलता है उन्हें उठाने के लिए। उनमें से एक का नाम था ओवरवेन और दूसरी का नाम था विजर्ड बॉडी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रसेल जॉगिंग कर रहा होता है मना वैन ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए। वो समझाता है कि ओवरवेन वाली बुक बेसिकली फिजिकल बॉडी को ट्रेन करती है और मना वैन को स्ट्रांग बनाती है, यानी मना के फ्लो को बड़ा करती है। दूसरी किताब जिसका नाम है विजार्ड बॉडी ऐसे ट्रेनिंग सिखाती है जो आपकी मांसपेशियों की जगह मना वेन का एक हिस्सा तैयार करने में मदद करती है। सीधे शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा मजबूत तुम्हारा शरीर होगा, उतनी ही ज्यादा मजबूत तुम्हारी मना वेन बनेगी। रसेल को याद आता है कि जब उसने ये बदलाव अपने अडल्ट होने के बाद किया था तब ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब क्योंकि वो अपने बढ़ने की स्टेज में है, इसलिए उसे इसका ज्यादा बेहतर और तेज रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारा लड़का जोरदार मेहनत करता है, इस बार मना वेन नैरोइंग को हराने का पक्का इरादा लिए हुए। थोड़ी ही देर बाद सूरज ढलने लगता है और वो अब भी ट्रेनिंग में लगा हुआ होता है। हमारा हीरो एक पेड़ के पास जाकर आराम करने बैठता है और माना है कि अब उससे और नहीं हो पाएगा। वो खुद को शाबाशी देता है कि आज के लिए इतनी ट्रेनिंग उसके डेली रूटीन के लिए काफ़ी है। अचानक स्क्रीन फिर से सामने आ जाती है और उसे ये नोटिफाई करती है कि ओवरवेन नाम की प्राचीन स्किल की प्रैक्टिस के लिए उसे 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, लेकिन उसने अब तक सिर्फ 0.05 किलोमीटर ही पूरा किया है। अगर वो पूरे 5 किलोमीटर दौड़ता है तो इनाम के तौर पर इस स्किल की प्रैक्टिस से मिलने वाली स्पीड में और सुधार होगा। ये नोटिफिकेशन पढ़कर रसेल का मुंह बन जाता है, लेकिन ये उसे मोटिवेट करने के लिए दिया गया था। सिस्टम उसे ये नोटिफाई करता है कि ओवरवेन की प्रैक्टिस करते समय वो इस मिशन को दिन में एक बार दोहरा सकता है। सिस्टम ये भी जोड़ता है कि जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, हर बार तय की जाने वाली दूरी भी बढ़ती जाएगी। आखिर में जब वो ओवरवेन के एक निश्चित लेवल तक पहुंच जाएगा तो ये मिशन अब दिखाई नहीं देगा। रसेल घबरा जाता है और सिस्टम से पूछता है, इतनी जल्दी किस बात की है? नोटिफिकेशन उसे किसी धमकी जैसा लगता है, इसलिए वो तय करता है कि अब तो उसे ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। वो सोचता है कि उसे बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, तो अब वो चुपचाप बैठकर इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। थोड़ी ही देर बाद हमारा लड़का और मेहनत करता है और 5 में से 1.4 किलोमीटर तय कर लेता है। फिर और आगे बढ़ते हुए वो 2.7 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। अब उसकी टांगें कांपने लगती हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसका घुटना टूट गया हो। वो स्क्रीन चेक करता है और देखता है कि वो 3.6 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, तो खुद को दिलासा देता है कि बस थोड़ा सा और बाकी है। वो तय करता है कि अब एक आखिरी जोर लगाना होगा। अपनी सारी बची हुई ताकत के साथ हमारा लड़का पागलों की तरह दौड़ता है ताकि अपना टारगेट पूरा कर सके। देर रात को आखिरकार उसे वो नोटिफिकेशन दिखता है जिसमें लिखा होता है कि उसने मिशन पूरा कर लिया है और उसे इसके इनाम मिलेंगे। वो जमीन पर लेट जाता है और महसूस करता है कि अगर अब उसने एक और कदम भी उठाया तो शायद जान ही निकल जाए। ये बड़ी उपलब्धि उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है और वो सोचता है कि अब हॉस्टल तक वापस कैसे जाएगा। अगली सुबह प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसेल की रिपोर्ट चेक करते हैं और रिपोर्ट की डिटेल देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। वो रसेल की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि ये रिपोर्ट तुमने खुद तैयार की है? हमारा लड़का हल्की सी चालाक मुस्कान देता है और कहता है कि हाँ, उसने ही ये काम किया है। प्रोफेसर उसकी आत्मविश्वास भरी बात को नोटिस करते हैं। आखिरकार प्रोफेसर ह्यूबर्ट बोलते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसकी रिपोर्ट से बहुत संतोष मिला है। तभी अचानक स्क्रीन फिर से पॉपअप होती है और नोटिफाई करती है कि उसने मिशन पूरा कर लिया है और अब उसे इनाम मिलेगा। इस बार का इनाम है एक और सबसे निम्न स्तर का मैना स्टोन और उसी साइज का एक और जेम। साथ ही उसे समरिंग बीस्ट्स की कला को लेकर उसकी समझ में भी बढ़ोतरी मिलती है। इस बढ़ी हुई समझ के कारण उसकी ताकत में इजाफा होगा, माना कंजम्पशन कम होगा और कास्टिंग टाइम भी घटेगा। रसेल समझ जाता है कि जितना ज्यादा उसकी समझ बढ़ेगी, वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेगा।
वो तुरंत तय करता है कि अब उसे इस बात का पूरा फायदा उठाना है। प्रोफेसर उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अब वो जा सकता है। जाने से पहले रसेल प्रोफेसर से एक छोटा सा फेवर मांगने का फैसला करता है। जैसे ही रसेल फेवर मांगता है, प्रोफेसर हैरानी से पूछते हैं कि वो फैकल्टी लाइब्रेरी का इस्तेमाल क्यों करना चाहता है। प्रोफेसर कहते हैं कि स्टूडेंट लाइब्रेरी में ही इतनी किताबें हैं जो उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं। हमारा लड़का प्रोफेसर को बताता है कि उसने स्टूडेंट लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली हैं। ये सुनना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए प्रोफेसर पूछते हैं, क्या तुमने वाकई सारी किताबें पढ़ ली हैं? रसेल हाँ में जवाब देता है। उसका टीचर कहता है कि ये सुनकर झटका सा लगा है, लेकिन वो ये भी कहता है कि चाहे ये बात सच ही क्यों ना हो, फैकल्टी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने देना एक बिल्कुल अलग मामला है। प्रोफेसर बताता है कि वो उसे कुछ टेस्ट में डालेगा ताकि ये तय हो सके कि क्या वो इसके लायक है। रसेल की आंखें चमक उठती हैं और वो सहमत होते हुए कहता है कि ये बात तो बिल्कुल जायज़ है। थोड़ी ही देर में स्क्रीन पर कई मिशन विंडो एक साथ पॉपअप हो जाती हैं जिनमें लिखा होता है कि उसे प्रोफेसर द्वारा दिए गए हर असाइनमेंट को पूरा करना होगा ताकि इनाम मिल सके। जब वो बाहर दौड़ रहा होता है तो सोचता है कि प्रोफेसर ने कितने ज़्यादा असाइनमेंट दे दिए हैं, और ये तय करता है कि प्रोफेसर काफ़ी चूजी इंसान है। ये सोचते हुए कि जितनी बेहतर समझ होगी थ्योरी की, उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी उसकी मैजिक, हमारा लड़का तय करता है कि ये सब मेहनत करने लायक है। वो पक्का इरादा कर लेता है कि फैकल्टी की एडवांस नॉलेज तक पहुंच किसी भी कीमत पर हासिल करनी ही है। आखिरकार वो सोचता है कि हर मिशन के साथ उसे एक माना स्टोन भी मिलेगा, तो ये तो एक तीर से दो निशाने जैसी बात हो गई। जब वो आराम से पानी पी रहा होता है, तभी कोई उसके पास आता है और उसका पूरा नाम लेकर बुलाता है। उस लड़के का नाम है एंटन फ्रेडरिक, और ऐसा लगता है कि उसका कोमा से कोई रिश्ता है। एंटन बताता है कि उसका दोस्त कोमा उसकी वजह से परेशान हुआ था। रसेल तीखे लहजे में जवाब देता है, तो इसमें दिक्कत क्या है, और पूछता है कि क्या एंटन बदला लेने आया है। एंटन हंसता है और कहता है कि उससे बदला लेने यहाँ आना बेकार है, और उसके दोस्त भी उसके साथ हंसते हैं। वो रसेल से कहता है कि खुद को धोखा देना बंद करो। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कोई भी इतना गिरे हुए इंसान से बदला लेने की जहमत नहीं उठाएगा। एंटन कहता है कि वो बदला नहीं लेगा, बल्कि उसे रौंदना ज्यादा पसंद करेगा। फिर वो बदतमीजी से उसके पास से टकराता हुआ निकल जाता है और उसे याद दिलाता है कि अब उनकी क्लास में मुलाकात होगी। रसेल को याद आता है कि उनकी क्लास अब शुरू होने वाली है, और वो सोचने लगता है कि आखिर एंटन इतना अकड़ क्यों दिखा रहा था। उसे अचानक याद आता है कि जिस क्लास में दोनों को जाना है वो है प्रैक्टिकल मैजिक कॉम्बैट स्टडीज, जहां स्टूडेंट्स को आपस में स्पेयरिंग फाइट्स के जरिए ग्रेड दिया जाता है। इस बात की बुरी बात यह है कि पिछले जन्म में जब भी उसका एंटन से मुकाबला हुआ था, वो हमेशा उस क्लास में बेइज्जती का शिकार हुआ था। उसे याद आता है कि एंटन हर बार उसे फायर मैजिक में हरा देता था और उस पर हावी रहता था। एंटन हर बार मुस्कुरा कर उसका मजाक उड़ाता था, क्योंकि रसेल की मेनावेंज उतनी अच्छी नहीं थीं। रसेल यकीन नहीं कर पाता कि उसने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से भूल कैसे गया। हमारा लड़का तय करता है कि अब उसे तुरंत इसकी तैयारी शुरू करनी होगी। देर से सही, पर शुरुआत तो करनी ही होगी। अचानक स्क्रीन उसे नोटिफाई करती है कि उसका नया मिशन है सेकंड सर्कल तक पहुंचना, जो वो अपनी मौजूदा एलिमेंट्स की समझ को बढ़ाकर हासिल कर सकता है। उस दिन रसेल पूरा दिन प्रोफेसर के दिए गए हर एक असाइनमेंट को करने में बिता देता है और देर रात तक मेहनत करता है। अगली सुबह वो ढेर सारी पन्नों की फाइल लेकर प्रोफेसर के ऑफिस पहुंचता है ताकि अपने असाइनमेंट सबमिट कर सके। सिस्टम उसे हर असाइनमेंट के लिए कई नोटिफिकेशन दिखाता है और बताता है कि उसका मिशन पूरा हो गया है और अब उसे इनाम मिलेगा। शाम को रसेल एक शानदार दिन बिताने के बाद डॉर्म लौटता है और तय करता है कि अब अपने इनाम चेक करता है। वो देखता है कि सिस्टम ने उसे करीब 10 मना स्टोन्स दिए हैं, और अब वो सोच में पड़ जाता है कि इसके साथ क्या करना है। जब वो उन्हें उठाता है तो उसके अंदर एक बढ़ती हुई अनिश्चितता जागती है। वो सोचता है कि क्या उसका शरीर एक साथ इतने माना स्टोन्स झेल पाएगा बिना किसी बुरे असर के। आखिरकार वो अपनी किस्मत को स्वीकार करता है और उन्हें लेने का फैसला करता है। वो खुद से कहता है कि अब उसे उस ट्रेनिंग पर भरोसा करना होगा जो वो इतने समय से करता आ रहा है। कुछ ही सेकंड बाद हमारा लड़का सभी 10 मना स्टोन्स अपने मुंह में डालकर चबाना शुरू कर देता है। कुछ देर तक कुछ नहीं होता। कुछ पल बाद स्टोन से निकली मैना अचानक उसके पूरे शरीर में फैल जाती है और वो पूरा माना से घिर जाता है। अब वो असर और ज्यादा तेज हो जाता है और पूरा कमरा एक तेज रोशनी से भर जाता है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका शरीर जलने लगा हो। माना को अपने दिल की तरफ खींचने के लिए वो जल्दी से अपने माना वेन्स में एक रास्ता बनाता है।
रसेल माना के बहाव को एक दिशा देने के लिए एक रास्ता तैयार करना शुरू करता है। वो लगातार माना के फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि उसे अपने दिल तक पहुंचाया जा सके। ये साफ दिखता है कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वो तय कर चुका है कि ये तकलीफ उसे सहनी ही होगी। इसके अलावा वो माना फ्लो को घुमाना शुरू करता है ताकि अपने दिल के चारों ओर एक नया सर्कल बना सके, ठीक वैसे ही जैसे पहला सर्कल था, ताकि वो सेकंड सर्कल तक पहुंच सके। अगर वो इस प्रक्रिया में गलती करता है तो उसका दिल इसे झेल नहीं पाएगा। हमारा लड़का बहुत सावधानी से दूसरा सर्कल बनाता है, लेकिन आखिरी हिस्से तक पहुंचते ही थोड़ा झिझकता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, लेकिन फिर वो सोचता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और उसे इसे पूरा करना ही होगा। जैसे ही वो पूरी तरह ध्यान लगाकर सर्कल को कंप्लीट करता है, उसकी नसें उस पैदा हुई माना को सोखना शुरू कर देती हैं। हमारा लड़का किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं है। वो जानता है कि अगर उसे वर्ल्ड क्लास मैजिशियन बनना है तो ये करना ही होगा। इसलिए वो खुद से वादा करता है कि वो सेकंड सर्कल हासिल करके ही मानेगा। अचानक उसकी खिड़की से एक तेज रोशनी की किरण बाहर फूटती है, जैसे कि वो फट पड़ा हो। कुछ पलों बाद रसेल जमीन पर जागता है और उसे एहसास होता है कि उसने ये कामयाबी से कर दिखाया है। उसे समझ आता है कि आखिरकार वो सेकंड सर्कल तक पहुंच चुका है। अब जब वो जमीन पर लेटा होता है, माना धीरे धीरे उसके शरीर में बहने लगती है। अचानक सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि उसका मिशन पूरा हो गया है और अब उसे इनाम मिलेगा। साथ ही ये भी पता चलता है कि अब उसकी एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स की समझ काफ़ी बढ़ चुकी है और इसी वजह से हर एलिमेंटल मैजिक की ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगली सुबह प्रोफेसर रसेल द्वारा दिए गए सारे रिपोर्ट्स को पढ़ता है। प्रोफेसर हैरानी में जोर से कह उठते हैं और मानते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि रसेल ने इतने कम समय में सारे टास्क पूरे कर लिए। फिर प्रोफेसर उसे बताते हैं कि लाइब्रेरी की एक्सेस देने से पहले सिर्फ एक आखिरी सवाल बाकी है। ये सवाल पहले वाले सवालों से कहीं ज़्यादा बुनियादी है। प्रोफेसर पूछते हैं कि मैजिक के 4 स्ट्रक्चर्स में से सबसे ज़रूरी स्ट्रक्चर कौन सा है। ये सवाल सुनते ही रसेल चौंक जाता है और एकदम चुपचाप खड़ा रह जाता है। प्रोफेसर हुबर्ट उसकी खामोशी को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं उन्होंने एक ऐसे स्टूडेंट से ऐसा सवाल तो नहीं पूछ लिया जिसका जवाब उन्होंने खुद भी हाल ही में समझा है। उसे कंफ्यूज न करने के लिए प्रोफेसर जल्दी से उठते हैं और कहते हैं कि चलो कोई और सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन तभी जो रसेल अब तक चुप था वो बोलना शुरू करता है और उसी सवाल का जवाब देने लगता है। प्रोफेसर उसकी कॉन्फिडेंस देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि रसेल के पास इसका जवाब है। प्रोफेसर हुबर्ट चुप हो जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। रसेल आखिरकार जवाब देता है, मैजिक में सबसे ज़रूरी स्ट्रक्चर है वो मानसिक छवि, मेंटल इमेज, जो मैजिक करने वाला अपने दिमाग में बनाता है। प्रोफेसर कुछ देर के लिए रुकते हैं और उसके जवाब पर सोचते हैं। फिर वो पूछते हैं कि उसे ऐसा क्यों लगता है। रसेल थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, मैजिक का मतलब है मना की मदद से किसी चीज़ को असली दुनिया में प्रकट करना। दुनिया इस प्रोसेस को 4 अलग अलग लेवल में बांटती है। रसेल बोलना जारी रखता है। पहला लेवल होता है असिमुलेशन, जहां आप नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाओं को चलाने वाले सिद्धांतों को समझते हो। दूसरा स्टेप है मेंटल इमेज बनाना, जिसमें आप जो सीखा है उसे अपने दिमाग में साफ साफ इमेज की तरह देखते हो। तीसरा स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन, जहां आप फॉर्मूलाज बनाते हो ताकि उस मानसिक छवि को असल दुनिया में लाया जा सके। और आखिरी स्टेप होता है मैनिफेस्टेशन, जिसमें वो मैजिक असलियत में दुनिया में प्रकट होता है। रसेल आगे कहता है, कंस्ट्रक्शन और मैनिफेस्टेशन को मेहनत और पढ़ाई से सीखा जा सकता है, लेकिन मेंटल इमेज ऐसा नहीं है। वो सिर्फ कोशिशों से नहीं आता, ये आपकी सोच की हदों को तोड़ने से आता है। सिर्फ हिम्मत और कल्पना की आज़ादी ही तय करती है कि आपकी मेंटल इमेज कितनी शक्तिशाली होगी। इतना कहते हुए हमारा लड़का अपने हाथ आगे करता है और एक जलती हुई लॉ फ्रेम बना लेता है ताकि अपनी बात समझा सके। वो समझाता है, मैं इस लॉ को एक तीर मान सकता हूँ और अगर मैं अपने दिमाग में उसे एक तीर की तरह इमेजिन करूं तो ये लॉ सेकंड सर्कल मैजिक फायर एरो में बदल जाएगी। जैसे ही वो ये कहता है, उसके हाथ में जल रही लॉ सचमुच तीर का रूप ले लेती है। फिर वो आगे कहता है, मैं चाहूं तो कुछ और भी इमेजिन कर सकता हूं। ये लॉ मेरी कल्पना के पीछे पीछे बदलती जाएगी और कुछ भी बन सकती है। अगर मैं अपनी कल्पना पर कोई सीमा न लगाऊं तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जो इस दुनिया में अब तक कभी बना ही नहीं। प्रोफेसर बस ध्यान से सुनते रहते हैं और उसके हर शब्द पर सहमति में सिर हिलाते हैं। रसेल आखिर में कहता है, ये सब शुरू होता है ये समझने से कि ये दुनिया कैसे खत्म होती है और फिर उसी नियमों को मोड़कर उनसे कुछ सुंदर और नया बनाना होता है। इतना कहकर वो लॉ को बुझा देता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात खत्म करता है।
प्रोफेसर हुबर्ट, जो शुरू से उसकी बातें सुन रहे होते हैं, सोचते हैं कि रसेल कितना असाधारण बन चुका है। आखिरकार प्रोफेसर बोलते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अब वो बात साफ साफ समझ ली है जो उनके मन में थी। वो मुस्कुराते हुए रसेल से कहते हैं, स्टूडेंट लाइब्रेरी तुम्हारे जैसे लड़के के लिए बहुत छोटी दुनिया है। तभी अचानक सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है, तुमने प्रोफेसर की लाइब्रेरी की पहली मंजिल में प्रवेश पाने वाला मिशन पूरा कर लिया है। इसके इनाम में तुम्हें 2 लो ग्रेड मना स्टोन्स मिलेंगे। उसी दिन बाद में रसेल प्रोफेसर की लाइब्रेरी की पहली मंजिल में दाखिल होता है। सिर्फ पहली मंजिल ही काफ़ी बड़ी और फैलावदार लगती है, जो उसे काफ़ी दिलचस्प लगती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि ये स्टूडेंट लाइब्रेरी से बहुत अलग है। वो जल्दी जल्दी किताबें ढूंढने लगता है और कुछ किताबें निकालकर एक सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है, उसे लगता है कि ये किताबें उन किताबों से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं जिनका एक्सेस उन्हें स्टूडेंट लाइब्रेरी में मिलता था। अचानक एक औरत लाइब्रेरी में दाखिल होती है और पीछे से रसेल को देखती है। फिर वो जोर से बोलती है ताकि रसेल का ध्यान खींच सके और कहती है, तुम काफ़ी दिलचस्प किताब पढ़ रहे हो। रसेल उसकी आवाज़ सुनकर चौंक जाता है और समझ जाता है कि वो लाइब्रेरी में अकेला नहीं है। वो तुरंत किताब नीचे रखता है और पीछे मुड़कर देखता है। अजीब बात यह होती है कि वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसे पता चलता है कि वो औरत किसी तरह उसके सामने पहुंच चुकी है और हाथ के इशारे से उसे सामने देखने का संकेत देती है। वो औरत जादूगरों जैसी पोशाक में होती है और रसेल उसे पहचान लेता है। औरत मुस्कुराती है और रसेल पहचान जाता है कि वो डारिया स्नो वाइट है, फ्लेम टावर की मास्टर। रसेल जल्दी से उन्हें नमस्ते करता है और अपना परिचय देता है, लेकिन तुरंत ही उसे उनके सामने असहज महसूस होने लगता है। इसका कारण ये है कि डारिया एट सर्कल के लेवल पर है, एक ऐसा स्तर जहां दुनिया में बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद वो ढेर सारी मना का इस्तेमाल कर अपनी जवानी जैसी दिखने वाली छवि बनाए रखती हैं। वो रेड टावर फैक्शन के सबसे टॉप रैंकिंग मैजिक टावर, फ्लेम टावर की मास्टर है। डारिया को ये जानकर हैरानी होती है कि रसेल उन्हें पहचानता है। फिर वो अचानक कहीं से एक बड़ा लॉलीपॉप निकालती हैं और रसेल को सहज करने की कोशिश करती हैं। कहती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो रसेल से पूछती है, एक स्टूडेंट होते हुए भी तुम प्रोफेसर की लाइब्रेरी में कैसे पहुंचे? रसेल उन्हें बताता है कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट ने उन्हें वहां जाने की इजाज़त दी है। डारिया हल्के से चौंकती हैं और कहती हैं, क्या प्रोफेसर ह्यूबर्ट जैसा स्ट्रिक्ट इंसान सच में तुम्हें लाइब्रेरी यूज़ करने दे सकता है? रसेल को अचानक एहसास होता है कि हाँ, प्रोफेसर थोड़ा टाइट ज़रूर है, और वो मुस्कुरा उठता है। डारिया कहती हैं कि अब समझ में आया, जब मैं आई थी तब तुम इतनी दिलचस्प चीज़ क्यों पढ़ रहे थे। फिर वो रसेल को ध्यान से देखती हैं और नोटिस करती हैं कि उसमें बहुत ही शुद्ध मना है और उसकी मना डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत स्थिर है। वो फिर उसकी तरफ देखती हैं और धीमे से कहती हैं, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। डारिया उसके पास से गुजरती हैं और कहती हैं, चिंता मत करो। रसेल को सहज करने के लिए डारिया उसे भरोसा दिलाती हैं कि वो न तो उसे लेक्चर देने आई हैं और न ही उसका रास्ता रोकने। रसेल फिर से झुककर उन्हें उनके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद देता है। अचानक डारिया जमीन पर एक जोर से वार करती हैं और उस जगह से तेज रोशनी निकलती है। वो कहती हैं, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही रसेल दोबारा उनकी तरफ देखता है, वो वहां से गायब हो चुकी होती है। बस उस जगह पर रोशनी बची रह जाती है। शायद उन्होंने खुद को कहीं और टेलीपोर्ट कर लिया था। रसेल स्तब्ध रह जाता है और उसी जगह को घूरता रह जाता है जहां वो खड़ी थीं। बाद में जब रसेल प्रोफेसर की लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और दरवाज़ा धीरे से बंद करता है, वो अब भी उस मुलाकात को सोच रहा होता है। उसी वक्त पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे ये वही लड़का है ना जो प्रोफेसर की लाइब्रेरी के बाहर खड़ा है। रसेल पीछे मुड़कर देखता है और सामने खड़े होते हैं एंटन और उसका गैंग। एंटन का एक दोस्त हैरान होकर पूछता है, तू प्रोफेसर की लाइब्रेरी से निकल रहा है, खुद को समझता क्या है तू? एंटन ताना मारते हुए कहता है, लगता है इसने किसी प्रोफेसर की चाट ली होगी, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा, तू वहीं का वहीं रहेगा। वो सब हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं और जाते जाते एंटन कहता है, कोशिश करते रहना, वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद सारे स्टूडेंट्स एकेडमी स्टेडियम में जमा होते हैं रियल सिचुएशन मैजिक बैटल स्टडीज के लिए। अब पहला नाम पुकारा जाएगा। जो स्टूडेंट चुना जाएगा उसे अपना मुकाबला करने वाला स्टूडेंट खुद चुनना होगा। आमतौर पर प्रोफेसर सबसे कमजोर स्टूडेंट का नाम लेते हैं ताकि वो अपने लेवल का कोई और स्टूडेंट चुन सके। सारे लोगों की नजर अचानक रसेल पर टिक जाती है। ऐसा लगता है जैसे सबको उम्मीद है कि उसे ही बुलाया जाएगा। रसेल सोचता है, मेरे पिछले जीवन में भी मुझे ही सबसे पहले बुलाया जाता था। कुछ लड़के मजाक में कहते हैं कि रसेल को फिर से चुना जाएगा क्योंकि उसे मोनोफेन नैरोइंग नाम की स्थिति है।
एक स्टूडेंट तो रसेल से हाथ जोड़कर कहता है, भाई मुझे चुन लेना यार, ग्रेड बढ़ जाएगा सेमेस्टर का। प्रोफेसर ये हंगामा देखकर चिल्लाते हैं, शांति रखो सब। फिर वो पहला नाम लेने के लिए लिस्ट देखते हैं और बोलना शुरू करते हैं। सब फुसफुसाते हैं, अब रसेल का नाम ही आएगा। कुछ लोग हंसने भी लगते हैं, लेकिन जैसे ही नाम लिया जाता है पूरा मैदान चौंक जाता है।